नमस्ते दोस्तों, अगर आपने रात को कभी तारे देखे हो और आपने अपने फ्रेंड को समझाने की ट्राई की हो कि आप कौन सा तारा देख रहे हो अभी, तो आपको पता चला होगा कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। मतलब आप कैसे समझाओगे कि ये रेड तारा है, उसके बाद जो वाला जो वाइट है ना, उसको देख। इसलिए बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाता है। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट ने एक मैप बनाया है। जैसे हम हमारे ट्रैवलिंग के लिए, रोड्स के लिए गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट ने स्टार्स के लिए एक मैप बनाया है ताकि हम उन्हें ठीक से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक से लोकेट कर पाए कि कौन सा स्टार कहाँ है, और किसी को समझाना हो तो हमें इजी रहे। इस सिस्टम को कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल स्फीयर मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर हम कंसिडर करते हैं स्पेस में, और उसके बीच में है हमारी अर्थ। इस सेलेस्टियल स्फीयर में सारे ग्रिड्स होते हैं। जैसे अर्थ के अंदर हमने पढ़ा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो जैसे उसमें ग्रिड बनती है वैसे ही सेलेस्टियल स्फीयर में भी ऐसे ग्रिड बनती है। पर वहाँ पे हम उन्हें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं कहते, हम वहाँ पे उन्हें कहते हैं आर ए एंड डेक, रेट एसेंशन एंड डेक्लिनेशन। और उसी तरह से हम स्टार्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम जानेंगे सेलेस्टियल स्फीयर के बारे में और दो टाइप्स की कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे पूरे दिन में हम देखते हैं सन घूम रहा है, मून घूम रहा है, तो हमें लगता है कि सन और मून हमारे आसपास घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अर्थ रिवॉल्व करती है सन को और मून भी रिवॉल्व करता है अर्थ को। इसी इल्यूजन को निकालने के लिए एक मॉडल बनाया गया था सेलेस्टियल स्फीयर, ताकि हम सभी प्लैनेट्स का या सैटेलाइट्स का को ठीक से ट्रैक कर पाए और उनकी स्पीड और उनके मोशन को ठीक से समझ पाए। सेलेस्टियल स्फीयर, जैसे कि मैंने कहा, एक स्फीयर होता है, इमेजिनरी स्फीयर जिसे हम मानते हैं, उसके बीच में अर्थ होता है। अर्थ के अंदर जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है, उसमें जैसे ग्रिड बनती है, वैसे ही इस स्फीयर में भी ग्रिड बनती है, और उसमें भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं होते, पर उन्हें हम कहते हैं रेट एसेंशन एंड डेक्लिनेशन। रेट एसेंशन यानी कि जैसे लॉन्गिट्यूड होता है हाइट के हिसाब से, और डेक्लिनेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है जो। तो सेलेस्टियल स्फीयर को अगर हम ठीक से देखें तो उसमें हम इक्लिप्टिक को भी देख सकते हैं। इक्लिप्टिक वो लाइन होती है जिस पे हमारे सारे प्लैनेट्स हमें मूव करते हुए दिखते हैं। होता नहीं है सच पे, पर हमें उनकी मोशन उस लाइन पे दिखती है, तो हम उस लाइन को कहते हैं इक्लिप्टिक। ये हमें सेलेस्टियल स्फीयर में भी दिखता है, हम उसे वहाँ पे भी लोकेट करते हैं। सेलेस्टियल स्फीयर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेलेस्टियल पोल्स। अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, उसी को अगर हम एक्सटेंड कर दें, जैसे यहाँ पे अर्थ है तो यहाँ से हम नॉर्थ पोल को एक्सटेंड कर दें और यहाँ से साउथ पोल को एक्सटेंड कर दें, तो हमें मिल जाता है सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल। वैसे ही होता है सेलेस्टियल इक्वेटर, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है, उसी को हम अगर एक्सटेंड कर दें तो हमें सेलेस्टियल इक्वेटर मिल जाता है, जो सेलेस्टियल स्फीयर का इक्वेटर होता है। फिर होता है जेनिथ। जेनिथ वो पॉइंट है जो हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर होता है। जैसे अगर हम स्काई के नीचे खड़े रहे तो हमारे हेड के ऊपर जो पॉइंट होगा, जो भी स्पेस होगी, जो भी स्टार होगा, उसे हम कहेंगे कि वो जेनिथ पे है। वैसे ही उसका ऑपोजिट होता है नादिर, जो हमारे बिल्कुल नीचे होता है। जो पॉइंट हमारे बिल्कुल नीचे होता है पर हमें दिखता नहीं क्योंकि हमारे नीचे ग्राउंड होगा, उसे हम कहते हैं नादिर। और होता है होराइज़न, जहाँ पे हमें ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि स्काई और ज़मीन मिल रहा है, वो जो लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं होराइज़न। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेलेस्टियल स्फीयर के। अब सवाल उठता है कि जब भी हम स्काई को देखें तो किसी भी स्टार या प्लैनेट या किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट एड्रेस या एग्जैक्ट पॉइंट कैसे बताएं, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसे लोकेट करें एग्जैक्टली। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे अर्थ पे
किसी भी सभी चीज़ों का एड्रेस होता है, हम जैसे यूज़ करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वैसे ही स्काई पे लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। मेन दो टाइप की कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए इनको आज समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, मतलब आप कहाँ पे हो, किस टाइम पे हो, उस टाइम पे उस हिसाब से कौन सा तारा किस डायरेक्शन में है, ऐसे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें दो कोऑर्डिनेट्स होता है, अल्टीट्यूड एंड अजीमुथ। अल्टीट्यूड यानी कि होराइजन से स्टार कितनी हाइट पे है, होराइजन से हम चेक करते हैं। जैसे होराइजन को हम लेंगे 0 डिग्री और जेनिथ पे हम लेंगे 90 डिग्री। जेनिथ मतलब जो पॉइंट हमारे हेड के जस्ट ऊपर होगा, तो उसे हम लेंगे 90 डिग्री। फिर होता है अजीमुथ। अजीमुथ यानी कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज कितने डिग्रीज पे है वो स्टार। जैसे यहाँ से हम लेंगे 0 to 360 डिग्री हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो अगर कोई स्टार ईस्ट में है, ईस्ट से राइज़ कर रहा है और 45 डिग्री हाइट पे है, तो उसका अल्टीट्यूड होगा 45 डिग्री और अजीमुथ होगा 90 डिग्री, क्योंकि अजीमुथ होता है नॉर्थ से 360 डिग्री। तो नॉर्थ से हम ईस्ट को देखेंगे तो 90 डिग्री आएगा और अल्टीट्यूड होगा 45 डिग्री, क्योंकि होराइजन से वो 45 डिग्री ऊपर है। वैसे ही आप सारे स्टार्स को देख सकते हो, पर इसका एक ड्रॉबैक होता है कि अगर कोई स्टार आपने आज देखा कि ये इसका अल्टीट्यूड 45 डिग्री, अजीमुथ 90 डिग्री है, कल इसी टाइम पे ये कहीं और भी हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हो तो आप किसी को, जैसे कोई चेन्नई से देख रहा है, तो उन दो इंसानों का अल्टीट्यूड अजीमुथ सेम नहीं होगा, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो अगर दो लोगों को अलग अलग सिटीज़ से किसी एक स्टार को लोकेट करना हो तो क्या करें, तब बारी आती है इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बेस्ड होता है स्काई मैप्स पे। इसमें होते हैं दो कोऑर्डिनेट्स, राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन। राइट एसेंशन जो होता है वो टाइम के फॉर्मेट में होता है, 0 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक हम उसे देखते हैं, और इसमें 1 आवर का मीनिंग होता है 15 डिग्रीज। दूसरा होता है डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन ये डिग्रीज़ में ही होता है। इसमें हम लेते हैं -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। -90 डिग्री को हम लेते हैं साउथ पोल और +90 डिग्री को हम मानते हैं नॉर्थ पोल। तो अगर कोई भी एरिया नॉर्थ पोल के पास ज़्यादा है तो उसका डेक्लिनेशन 90 +90 डिग्री के आसपास होगा। अगर हम इसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कंपेयर करें तो लॉन्गिट्यूड की तरह होते हैं राइट एसेंशन और लैटिट्यूड की तरह होता है डेक्लिनेशन। इसी तरह हम उन्हें सेलेस्टियल स्फीयर में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टार का आर है 5 आवर्स और डेक है 20 डिग्रीज, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, उसका आर 5 आवर्स ही रहेगा और डेक्लिनेशन 20 डिग्रीज ही रहेगा। ये ऑब्जर्वर पे बेस्ड नहीं होता, ये स्काई मैप्स पे बेस्ड होता है। सेलेस्टियल स्फीयर भी इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही आता है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सारे टेलीस्कोप्स में यूज़ होता है। स्काई मैप्स और बाकी सारी जो स्काई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही डिपेंडेंट होता है। मोस्टली आर एंड डेक को ही यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इससे हम स्टार्स की मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम का होता है तो उसे हम ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं अजीमुथ पे और अल्टीट्यूड पे घुमा सकते हैं। उसके अलावा कोई मोशन नहीं होता उसका, तो उससे हम स्टार्स की पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं। और जो इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे टेलीस्कोप्स डिपेंडेंट होता है, तो उनसे हम कोई भी स्टार को कभी भी देख सकते हैं, और उसमें भी हम ट्रैक तो कर ही सकते हैं, पर इजी ज़्यादा अल्टीट्यूड अजीमुथ में होता है।
इसलिए मेरे ख्याल से बेटर टेलीस्कोप होता है इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इंडिया में भी ये सारे सिस्टम्स पहले यूज़ होते थे। हमें याद होगा अगर आपको, नक्षत्र मंडल, सूर्य सिद्धांत, ज्योतिष शास्त्र सारे इस पे ही बेस्ड थे। मैथमेटिकली इन्हें प्रूव भी किया गया था। इसके सारा रिटर्न वर्क वेदास में लिखा है। तो हमारे एंसेस्टर्स भी काफ़ी सेलेस्टियल मैकेनिक्स समझ चुके थे अपने तरीके से। आज हमने सीखा सेलेस्टियल स्फीयर और द मेन 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे साइडरियल वर्सेस सोलर टाइम के बारे में। मैं स्तुति मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।